राज और आप देख रहे हैं एनएस एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनएस एकेडमी में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी टीचर्स टीम काम कर रही है और हम काम कर रहे हैं फाउंडेशन पर, बेस पर। यदि आप अपना बेस बनाना चाहते हो, आप अपनी जड़ पर काम करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कंटिन्यूस वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हम वीडियोस उस तरीके से डाल रहे हैं जो कि आपके बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे निशांत सर है जो कि हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं, बिल्कुल बेस से बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करा रहे हैं आपको। पॉलिटिकल साइंस मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपना बेस बना सकते हो, अपनी फाउंडेशन को बढ़िया तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा हम इससे पहले कवर कर चुके हैं क्लास 6 की पॉलिटी को, और कवर करने के बाद मैं एक सीरीज लेकर आया था क्वेश्चन आंसर की, यानी एमसीक्यू की। तो उस पे मैं पार्ट 1 की वीडियो डाल चुका हूं। तो वहां पे क्या है, एमसीक्यू वाली सीरीज से आपको फायदा है कि आप किस तरीके से अध्ययन कर रहे हो, क्या वह तरीका बिल्कुल सही है, या फिर अध्ययन करने में आप कोई कमियां छोड़ रहे हो जिनकी वजह से आप क्वेश्चन आंसर का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हो। तो इसलिए जो एमसीक्यू वाली सीरीज थी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको जल्दी से देखिए ताकि आप अपने आप को देख सके कि आप कितना सही पढ़ रहे हो, या फिर अध्ययन करने का तरीका किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की पॉलिटी, जो कि हमारे चैप्टर 1 समानता के बारे में है। तो समानता पर हम डिटेल से समझने वाले हैं, बहुत ही जो समानता से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है समानता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समानता को ही समझने की जरूरत है कि समानता क्या है। तो देखिए समानता के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसके साथ या वह प्रक्रिया जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, जो समान हो, ठीक है, वो क्या है, वो समानता ही कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप अपने विवेक से काम कीजिएगा। आगे जो भी बुक्स में दिए हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप यहाँ पे सोचिएगा कि समानता मतलब है समान होना, ठीक है। अलग अलग तरह की चीजों को असमानता कहा जाता है, लेकिन समान होना, बराबर होना क्या है, समानता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, जिनको समान दृष्टि से देखा जाता हो, वो समानता कहलाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि समानता को समाज में लाया कैसे जा सकता है, ठीक है। अपने विवेक से काम कीजिएगा, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपको अपने विवेक से काम करना है, सोच विचार करना है कि आप सोचिए कि समानता को समाज में लाने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। मेंस को जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें क्या है कि समानता को आप किस तरीके से समाज में ला सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए जो समानता है इसको लाने के लिए हमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता, यदि स्वतंत्रता नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, यदि स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता है तो समानता लाई नहीं जा सकती। भाई समानता को लाने के लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है। तो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, समानता और स्वतंत्रता। उसके बाद यदि बात करोगे आप न्याय पर, तो न्याय भी जुड़ा हुआ है किससे, समानता से। मान लीजिए आपने समानता का अधिकार ला दिया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ला दिया, लेकिन न्याय का अधिकार नहीं है, तो भी समानता पूर्ण रूप से पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। तो समानता को लाने के लिए, ठीक है, समाज में समानता को पैदा करने के लिए स्वतंत्रता का होना भी जरूरी है और न्याय का भी होना जरूरी है। और इससे अलावा हम बात करेंगे जब आगे, जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। क्लास 6 में हमने समानता से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पढ़े, अब हम 7th में आ गए। तो 7th में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लाया जा सकता है। जब हम 8th 9th 12th इस तरीके से जब अध्ययन करते जाएंगे तो पूर्ण तरीके से आपको पता चल जाएगा कि समाज में किस तरीके से समानता लाई जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्ट थे वो मैं बता दिया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, न्याय हो गया, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमको स्वतंत्रता लानी है ना, तो स्वतंत्रता लाने के लिए समानता का होना जरूरी है, न्याय का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए अब हम आ जाते हैं बुक पर कि बुक क्या कह रही है। एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 7 हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है समानता से रिलेटेड। देखिए वहां पे जो पहला फैक्ट है वो है मताधिकार की समानता। तो यहाँ पे आप मताधिकार की समानता यानी कानूनी समानता, ठीक है, आप रिलेट कर दीजिए इसे किससे, कानूनी समानता से, ठीक है। तो देखिए अब जो मताधिकार की समानता, यहाँ पे एक थी कांता और एक थी सुजाता। कौन थी, एक कांता थी और सुजाता। तो ये दोनों आपस में, ये महिला थी और ये दोनों आपस में बातचीत करती हैं
और वहां पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। बुक को जब आप ओपन करोगे तो चित्र में लाइन लगी हुई है और उस लाइन में लोग वोट डालने के लिए, यानी मताधिकार का अधिकार की आप हम बात कर रहे हैं, तो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। वहां पर लाइन में अमीर भी खड़े हुए हैं, गरीब भी खड़े हुए हैं, ठीक है। वहां पे अलग अलग जाति के लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाने वाले लोग खड़े हुए हैं। मतलब वहां पे हर तरह के लोग खड़े हुए हैं, सभी लाइन में खड़े हुए हैं। उद्योगपति है वो भी लाइन में खड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो सब क्या है, लाइन में खड़े। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि जो भारतीय जो लोकतंत्र है, जो भारतीय संविधान है, उसमें समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब इस बात पर जो ये कांता है, ये क्या कर रही है, गर्व महसूस कर रही है कि क्या हमारा भारत इतना अच्छा है जहां पे सभी लोग समान रूप से लाइन में खड़े हैं अपने वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे वो अपने भारत पर गर्व महसूस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो समानता की बात है वो बिल्कुल हमारे सामने आ जाती है, ये फैक्ट है मताधिकार की समानता की बात। तो दोस्तों अब मताधिकार की समानता को हमने रिलेट किया किससे, कानूनी समानता से। तो कानूनी समानता के अलावा और भी अन्य क्षेत्र होते हैं, क्या उनमें भी समानता है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर देश में कानूनी समानता लाने से ही पूर्ण तरीके से समानता आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। देश में समानता लाने के लिए कानूनी समानता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में समानता लाना भी जरूरी है। तो अब उसके बाद जो ये कांता है, ये सोच विचार करती है, इसके मन में एक शंका पैदा होता है। तो शंका जब पैदा हुई, शंका क्या थी कि भारत में जो मैं वहां पे देख रही थी कि आखिर लोग पूर्ण रूप से समान है, समानता के अधिकार सबको मिला हुआ है। जब वो एक मतलब वहां पे अस्पताल में जाती है तो वहां पे लोग क्या है कि लाइन में खड़े हुए हैं और उस लाइन में सरकारी अस्पताल में ज्यादातर लोग गरीब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जब शंका होती है कि वो कहती कि नहीं यार, मतलब एक तरीके से समानता यहाँ पे पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है, कि जो अमीर लोग हैं वो लाइन में खड़े नहीं है, लेकिन गरीब लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं। तो इसका मतलब वहां पे समानता बिल्कुल व्याप्त नहीं है, असमानता व्याप्त है, ठीक है। जो असमानता है वो तो व्याप्त है। किस लेवल पर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्थिक लेवल पर, ठीक है। जो कांता जब अस्पताल में जाती है तो वहां पे आर्थिक तौर पर जो समानता थी वो मौजूद नहीं थी, ठीक है, असमानता मौजूद थी। तो जो आर्थिक रूप से हम देखें तो जो वास्तविक अर्थ में जब हम समानता की बात करें तो वो आर्थिक प्रक्रिया में विकसित नहीं है। तो मतलब जो हमारे देश की समानता है कहीं ना कहीं से कमजोर है आर्थिक समानता को लेकर, ठीक है। उसके अलावा फिर आप इसको खोलिएगा और समानता को खोल दीजिए कि अन्य प्रकार की समानता, कानूनी समानता के बारे में मैंने आपको बताया बिल्कुल समानता है। आर्थिक पे देखिएगा तो आप वास्तविक रूप में समानता है ही नहीं, क्योंकि भाई जो लोग हैं वो अस्पताल में खड़े हैं और गरीब लोग ज्यादातर खड़े, अमीर है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि समानता बिल्कुल नष्ट होती हुई दिखाई देती है। फिर भी पूर्ण तरीके से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ये अधिकार दिया गया है ना जो सरकारी अस्पतालों में, ठीक है, महिलाओं के लिए लाइन में खड़े होने के लिए, गरीबों के लिए, तो ये गरीबों को समान लाने के लिए ही तो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सोच विचार करना है, अपने विवेक से काम करना है, ठीक है। पूर्ण तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि असमानता वहां पे मौजूद है, नहीं भाई। जो ये काम वहां पे किया, जो अस्पताल में जो गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं वो क्यों खड़े हैं, क्योंकि वो उनके समान लाने के अधिकार के तौर पर काम किया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद अब जो दूसरा है जाति के आधार पर आप देखिएगा, ठीक है। जाति के आधार पर बल्कि अभी नहीं, मतलब ऐतिहासिक काल में आप जाओगे तो ऐतिहासिक काल में भी असमानता का सामना करना पड़ा है लोगों को, ठीक है, जाति का आधार पर। अब देखिए जो बुक में जो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं, वहां पे एक है ओम प्रकाश, ये दलित जाति से बिलोंग करता है, ठीक है, लेखक है और इसकी एक पुस्तक है जूठन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए इसकी एक पुस्तक है जूठन। तो जूठन में क्या कहता है कि जूठन में ये लिखता है, जब ये स्टडी कर रहा था, यानी जब ये पढ़ाई कर रहा था तो स्कूल में जाता था। स्कूल में जब जाता था तो इसके साथ क्या हुआ, जाति के आधार पर भेदभाव का सामना इसको करना पड़ा। कि जो टीचर था, जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में टीचर इसे क्लास में पीछे ही बैठने को बोलता था, ठीक है। मतलब जैसे कि क्लास में जो चटाई बिछी होती है, मेट बिछी होती है, उस मेट से नीचे बैठता था कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। किस आधार पर, जाति के आधार पर। यदि ये चटाई पर बैठता है तो लोगों की क्या थी, वो छुआछूत की प्रक्रिया में आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, या फिर जो अपर जाति के जो लोग थे, उनको क्या लगा कि उनका जो
जीवन है वो गंदा हो जाएगा, यानी जो अपवित्र इनको समझा जाता था ओम प्रकाश को, तो वो अपवित्र अगर उनको छूता है तो वो भी अपवित्र हो जाते हैं। इस तरह की मान्यता थी, जो परंपरा थी, उसकी वजह से इसको भेदभाव का सामना करना पड़ा। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मैं क्लास 6 में इसकी जाति के आधार पर इसने भेदभाव का सामना किया, ये मैं बताया था आपको, ठीक है, सब जानते हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मायने रखते हैं वो आपको समझाने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता रहूं। यहाँ पे ओम प्रकाश का दे दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दे दिया, जाति के आधार पर श्रीमती अंसारी का आप देखोगे, ये क्लास 7 की बुक में दिया हुआ है। तो मां यहाँ पे जो कहने का मतलब ये कि आप एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल समझा दिया है आपको ओम प्रकाश का, और ये भी मैंने क्लास 6 में आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे जो डिपेंड है वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है। विवेक से आप सोचिए कि आज से कई साल पहले यहाँ पे देखिए ओम प्रकाश के बारे में जब आप देखोगे तो जो जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था अपनी, उस स्कूल का जो अध्यापक था ना, ठीक है, यानी जो प्रिंसिपल था, ठीक है, तो प्रिंसिपल ने इसको झाड़ू लगाने के लिए बोला पूरे ग्राउंड में, ठीक है, जो स्कूल का ग्राउंड था। तो अब वो क्या यहाँ पे जाति का आधार पे किया, क्योंकि भाई जो इस तरह की जो जाति थी उस टाइम उनका ये काम होता था। तो इस तरह की मतलब जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसकी भी मान्यता इस तरह की परंपराओं से क्या थी? लिप्त थी, ठीक है, पूर्वाग्रहों में लिप्त थी, ठीक है, तो जो कि खतरनाक होते हैं, मैं बताया हूं आपको। तो इस तरह के भेदभाव का सामना इनको करना पड़ा है। तो ये अन्य प्रकार की समानता की हम बात करेंगे तो वास्तविक अर्थ में कहीं ना कहीं पे हमको ये क्या दिखाई देती है? नष्ट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राजनीतिक तौर पर आप देखिए आप बुक में केवल दिया हुआ था आर्थिक तौर पर, ठीक है, और कानूनी तौर पर दिया हुआ था, जाति के तौर पर दिया हुआ था। अब आप यहाँ पे खुद अब सोच विचार कीजिएगा, अपने इमेजिन से यानी अपने विवेक से काम कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं ना, जब तक आप सोचोगे नहीं, सोच विचार नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तब तक आप एनसीईआरटी से कुछ समझने वाले नहीं हो, क्योंकि ये तो क्लास 6 के बच्चे के लिए बनी है ना। अब क्लास 6 के बच्चे से आपको आईएएस के लिए पढ़ना है, तो आईएएस के लिए आप क्लास 6 की बुक से क्या उठाओगे? वो डिपेंड करता है आपके विवेक पर। और विवेक मतलब जब तक आप सोच विचार नहीं करोगे, जब तक आप चिंतन नहीं करोगे, तो चिंतन करने की बेहद जरूरत है। तो अब आप यहाँ पे चिंतन कीजिए। अगर जिन बच्चों ने चिंतन किया होगा उनको डायरेक्ट ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम बात कर चुके कानूनी प्रक्रिया, जाति प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया, क्या राजनीतिक असमानता समाज में मौजूद है? ठीक है, सोचिएगा इसके बारे में आप। इसके अलावा आप ले सकते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक असमानता भारत के अंतर्गत मौजूद है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद और भी फैक्ट्स आप ले सकते हो। मेरा जो मकसद है वो आपको समझाने का है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मैं खोल कर आपको बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग से काम कर सको, अपने विवेक से काम कर सको, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट फैक्ट है मानवीय गरिमा का मूल्य। यहाँ पे अब ये मानवीय गरिमा क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो गरिमा वर्ड है ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है सम्मान से। किससे जुड़ा हुआ है? ये यहाँ पे सम्मान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मानवीय सम्मान की हम बात कर रहे हैं, जहां पे मानवीय गरिमा आ गया वहां पे आप समझ लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं मानवीय सम्मान की। तो मानवीय सम्मान के मूल्य की हम बात करें तो 1975 में एक फिल्म बनी थी, 1975 में दीवार, ठीक है, अमिताभ बच्चन की थी। तो इसमें क्या है कि एक बच्चा होता है और वो काम करता है ये जूतों की पॉलिश करने का, ठीक है। तो जब वो जो एक बंदा आता है उससे जूतों की पॉलिश कराता है और जब उसको पैसा देता है वो फेंक कर पैसा देता है, लेकिन जो बच्चा होता है ना वो क्या करता है, उठकर बोलता है कि यह मेरा मतलब ये मेरा सम्मान है क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने जूतों की पॉलिश किया है, मैंने कार्य किया है, मेरे लिए पैसे फेंक कर ना दो, पैसे उठाओ और मेरे लिए दो, सम्मान के साथ दो, रेस्पेक्ट के साथ दो क्योंकि मैंने काम किया है। तो इसको क्या बोलते हैं? गरिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये है जो श्री और श्रीमती अंसारी की जो कहानी है इस चैप्टर में, ठीक है, यहाँ पे भी जो इसके गरिमा को ठेस पहुंचता है, इसकी सम्मान को ठेस पहुंचता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो कहानी हमने यहाँ पे बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है दीवार फिल्म का, ठीक है, जो कि अमिताभ बच्चन की है, तो वहां पे आप इसको समझ सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। जब अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए केवल वीडियो देखने से आप बढ़िया समझ पैदा नहीं कर सकते। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए जो भी बढ़िया बेस्ट से बेस्ट जो पढ़ा रहा है यूट्यूब के अंतर्गत, यदि आप उसकी भी वीडियो देख रहे हो ना तो भी आपको बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिना बुक के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पहले वीडियो देखो या फिर पहले बुक पढ़ो,
ठीक है। तो मेरा जो मानना है क्या है कि पहले आप बुक पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए, फिर आप चूज कीजिए कि मेरे से अलग इस वीडियो में मैंने क्या सीखा, जो मैंने बुक में कैच किया और जो मैं बुक में कैच नहीं कर पाया वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्या कैच किया, ठीक है। ये सब चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या आप करना चाहते हो, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूंगा। अब ये सब अब हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। देखिए ये पार्ट 1 हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में इस वाले चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला फैक्ट है इसके बारे में मैं भारतीय लोकतंत्र में समानता हो गया, रोजा पार्क्स की कहानी है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। तो इनको मैं आपको खोल कर बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे वीडियो का एंड कर रहा हूँ, पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यदि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।